संभालो भाई, अपना रूम संभालो यार। मैं बॉट को भेज रहा हूँ। जी जी। हाँ, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज शहीद अशफाक उल्लाह खां का जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी 22 अक्टूबर सन 1900 में शहीद अशफाक उल्लाह खां का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। तो इसी रिगार्डिंग हमने ये कमरा स्टार्ट करा है। तो कुछ मित्र और जुड़े, उसके बाद हम कमरे को आगे बढ़ाते हैं। बिग एफएम पर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने अपनी खास पेशकश नायक के साथ, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ओजस्वी और तेजस्वी शख्सियतों की प्रेरणादायक कहानियां जिन्हें हम शने शने धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो प्रयास है ये हमारा उन महान शख्सियतों की जिंदगी के कुछ प्रेरणादायक पहलुओं को आपके साथ बांटने का, आपके साथ शेयर करने का। जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। क्या बात है साहब। ये शेर है उस महान शायर का जिसे शायरी की दुनिया में हसरत और इतिहास में जाना जाता है अशफाक उल्लाह खान के नाम से। जी हां, अशफाक उल्लाह खान वो शख्स जिसका स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, जिसने हंसते हंसते महज 26 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था, जो अंग्रेजों के सामने उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद झुका नहीं, उल्टा उन पर इल्जाम लगाया कि तुम हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हो और ये कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। जी हां, हमारे आज के नायक हैं अशफाक उल्लाह खान, जिनका नाम क्रांतिकारियों की उस प्रथम पंक्ति में है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि का नाम है। तो आज का ये कार्यक्रम नायक अशफाक उल्लाह खान की मेमोरी को, उनकी याद को समर्पित है। नायक तो बताऊंगा मैं आज आपको कि कैसे अशफाक उल्लाह खान के खानदान पर लगा था एक बार गद्दारी का भी दाग और कैसे धो दिया उसे अशफाक उल्लाह खान ने। साथ ही बात करेंगे हम कि कैसे अशफाक उल्लाह खान की मुलाकात एक और जबरदस्त क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हुई शेरो शायरी के मुकाबले में। साथ ही बताऊंगा आपको कि कैसे एक बार अशफाक उल्लाह खान और उनके नौजवान साथियों ने बजा दिया बगावत का बिगुल महात्मा गांधी के खिलाफ। होंगे कई और प्रेरणादायक और कुछ कम सुने किस्से अशफाक उल्लाह खान की जिंदगी से जुड़े हुए। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं महान शहीद क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं अमर शहीद महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। अशफाक उल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के शहीदगढ़ शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन के पास कदन खैल जलाल नगर मोहल्ले में हुआ था। तारीख थी 22 अक्टूबर, सन था 1900। पिता का नाम था मोहम्मद शफीक उल्लाह खान। अशफाक अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए सबसे ज्यादा लाड़ प्यार भी घर में उन्हीं को मिलता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में हुई। धीरे धीरे अशफाक पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन हो गए। उन्होंने ढेरों किताबें पढ़ी, उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी में। शायद ही उस वक्त की कोई ऐसी किताब होगी जानी मानी जिसे अशफाक ने नहीं पढ़ा हो।
उन्हें विशेष आनंद आता था जंग के हालात वाली किताबें पढ़ने में, क्रांतियों के बारे में पढ़ने में, और इसी दौर में उनके मन में क्रांतिकारी विचारों का जन्म भी होने लगा था। अपनी डायरी में अशफाक ने अपने खानदान का भी जिक्र किया है। उनके बाप दादाओं के खानदान में तो एक भी ग्रेजुएट नहीं था, लेकिन उनकी ननिहाल पक्ष के सभी लोग उच्च शिक्षित थे और उच्च पदों पे आसीन थे। उनमें से कई डिप्टी कलेक्टर थे, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, मतलब अच्छे सरकारी ओहदों पर बैठे हुए मुलाजिम थे। 1857 के गदर के दौरान उनके ननिहाल पक्ष के लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जनता ने गुस्से में आकर उनकी आलीशान कोठी को आग के हवाले कर दिया था और वह कोठी आज भी पूरे शहर में जली कोठी के नाम से मशहूर है। लेकिन अशफाक ने अपनी कुर्बानी देकर ननिहाल वालों के नाम पर लगे इस बदनुमा दाग को हमेशा के लिए धो दिया। आपको उस शायराना मुलाकात के बारे में जो भारत के दो महान क्रांतिकारी सपूतों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के बीच हुई, कैसे और कब, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो कैसे अशफाक उल्लाह खान की मुलाकात हुई एक और महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से, इस अंदाज में रिपीट हो गया। शायरी का मुकाबला चल रहा हो। बहुत दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि अशफाक के बड़े भाई थे रियासतुल्लाह। एक रोज उनके बड़े भाई रियासत ने अशफाक से कहा कि एक शख्स हैं जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, बड़े ही उम्दा शायर हैं, वो बहुत काबिल इंसान भी हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं। ये वो दौर था जब अंग्रेजों को चकमा देकर राम प्रसाद बिस्मिल फरार थे। अब अशफाक के मन में बिस्मिल से मिलने की इच्छा जाग उठी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। 1920 में जब अंग्रेजों ने एक आम मुआफी का ऐलान किया तो राम प्रसाद बिस्मिल अपने वतन शाहजहांपुर वापस लौटे। उनके लौटने की चर्चा बड़ी तेजी से फैली। अशफाक भी कई बार बिस्मिल से मिले, लेकिन बिस्मिल के मन में वो कोई अपनी अलग जगह नहीं बना पाए जैसा कि वो चाहते थे। फिर एक दिन अचानक रात को खन्नौत नदी के किनारे सुनसान जगह पर एक मीटिंग हो रही थी क्रांतिकारियों की, और अशफाक भी वहां जा पहुंचे। मीटिंग में बिस्मिल के एक शेर का जवाब उन्होंने अपने उस्ताद जिगर मुरादाबादी की गजल के नुक्ते से दिया था। बिस्मिल ने कहा था, बहे बहरे फना में जल दिया रब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। तो अशफाक ने आमीन कहते हुए जवाब दिया, जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सारी कैफियत दिल की। इस शेर के बाद तो बिस्मिल अशफाक के मुरीद हो गए। बिस्मिल ने उन्हें पास बुलाया और पूछा, भाई कौन हो तुम? अशफाक ने अपना परिचय दिया, अपने बड़े भाई का जिक्र किया, कहा कि मैं उर्दू जुबान का शायर हूं। अब बिस्मिल ने उन्हें अलग से मिलने के लिए बुलाया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद अशफाक बिस्मिल से मिलने पहुंचे। बड़ी लंबी उनकी बातचीत हुई। उसके बाद बिस्मिल ने कहा कि वो उनकी पार्टी मातृ देवी के एक्टिव मेंबर बन जाएं। यूं कह सकते हैं कि इसके बाद ही अशफाक उल्लाह खान उस रास्ते पर आगे बढ़े जिस पर चलते चलते एक दिन उन्हें फांसी का फंदा चूमना था। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दिन तो बड़ा ही अजब गजब सा किस्सा हुआ। रात को अशफाक को जैसे दौरा पड़ गया और वो बार बार राम राम कह के पुकारने लगे। माता पिता रिश्तेदारों ने बहुत कहा कि भाई तुम मुसलमान हो, खुदा खुदा कहो, ये क्या राम राम की रट लगा रखी है। अब किसी के ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो राम राम या खुदा खुदा को नहीं, वो तो राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे थे। वे एक दूसरे को राम और कृष्ण कहते थे। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके नौजवान साथियों ने एक बार तो खोल दिया मोर्चा महात्मा गांधी के खिलाफ ही, खड़े हो गए उनके सामने उनकी खिलाफत करने के लिए। क्या था वो किस्सा, क्या हो गया था तब ऐसा, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान की,
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आखिर ऐसा क्या हुआ एक दिन कि महात्मा गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगी हसरत मोहानी ने। बात यह थी कि अशफाक उल्लाह खान काफी दूरदर्शी थे। उनको इस बात का एहसास था कि देश आजाद सिर्फ क्रांतिकारियों की बदौलत नहीं हो पाएगा। अशफाक की सलाह पर ही राम प्रसाद बिस्मिल और कुछ अन्य नौजवान क्रांतिकारियों ने कांग्रेस में भी धीरे धीरे अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी थी। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के दौरान बिस्मिल ने उनकी मुलाकात मौलाना हसरत मोहानी से भी करवाई, जो पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। जब गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो शाहजहांपुर के क्रांतिकारी कांग्रेसी नवयुवकों ने, जिसमें अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि शामिल थे, उन्होंने गांधी जी का जमकर विरोध किया और खूब हंगामा मचाया उस बैठक में। आखिरकार गांधी जी को न चाहते हुए भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। लेकिन दिसंबर 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो फिर ये क्रांतिकारी नवयुवक उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनसे सवाल पूछा कि आपने किनसे पूछकर असहयोग आंदोलन वापस लिया। आगे चलकर इन्हीं क्रांतिकारी नवयुवकों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का भी गठन किया। ये वो दौर था जब क्रांतिकारियों के पास पैसे की बहुत किल्लत थी, साधनों की बहुत कमी थी। लेकिन एक बार जब बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई तो अशफाक वो एकमात्र क्रांतिकारी थे उस बैठक में जिन्होंने इसका मेरी आवाज आ रही तरीके से? जी मंगेश भाई, आवाज आ रही है आपकी। एम आई ऑडिबल? जी जी मंगेश भाई, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। सभी दोस्तों का, मित्रों का स्वागत है। आज का ये रूम जो हमने लगाया है वो है शहीद अशफाक उल्लाह खां, जिनका आज जन्म दिवस है और अ, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक बिग एफएम की कुछ सीरीज थी जहां पर अशफाक उल्लाह खान साहब के बारे में बात की जा रही थी, तो वो हमने प्ले कर दी है। और हम चाहते हैं कि आज ये कमरा इसलिए बात करें क्योंकि हमने क्रांतिकारकों के बारे में तो बात हमारे पिछले रूम राग राग के पिछले रूम में की ही है। पर हम आज चाहते हैं कि ये जो दिन है वो वहाँ पर अशफाक उल्लाह खान की बात हो। तो सभी का स्वागत है। मैं तारिक भाई आपकी तरफ चलता हूँ पहले, उसके बाद में संजय सर और जितेंद्र सर बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश भाई। मंगेश भाई, मैं अपने तरफ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसा कि अभी जो ऑडियो क्लिप प्ले हो रही थी उसमें भी काफी हद तक उस चीज को बताया गया था कि शहीद अशफाकुल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 में, सन 1900 में हुआ था बरतानी भारत में, शाहजहांपुर में। अ, और वो एक मुस्लिम पठान सौदर जनजाति में उनका जन्म हुआ था और 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इसके अलावा 1920 में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रितानी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ किया। लेकिन 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और इससे ये जो क्रांतिकारी थे ये बड़े वो हुए, नाराज हुए और 1924 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की वो करी, संगठना करी। उसके अलावा काकोरी रेल डकैती भी है यहाँ पे। लेकिन मैं अपने तरफ से इसमें बहुत ज्यादा नहीं जोड़ूंगा। इसमें एक चीज है जो मैं खास करके जितेंद्र सर से करूंगा कि जब हम शहीद अशफाकुल्लाह
की बात करते हैं तो राम सिकंदर सर, अगर आप उन दोनों की दोस्ती पे कुछ थोड़ा बहुत प्रकाश डालें। हारिक भाई, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। क्या दावत मुझे? जी सर, आप ही की तरफ था मैं। मंगेश भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि आप ही बात करें, उसके बाद संजय सर और फिर विकास और सचिन जी रहेंगे। जी, मैं आज बात करना चाहता हूँ 22 अक्टूबर। क्यों याद करें हम अशफाक उल्लाह खां को? कौन थे? क्या जरूरी है उन्हें याद करना? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इसमें मेमोरी इज अ रेजिस्टेंस। स्मृति प्रतिरोध है। याद रखिए इस बात को। हमारे जो आका हैं, हमारे जो शासन करने वाले हैं, हमारी जो राजनीति है, हमारा जो टेलीविजन मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारा जो क्लब हाउस है, वो चाहता है कि हम किसी और चीज को याद करें, किसी और चीज के बारे में बात करें। वो चाहते हैं इस समय हम दिवाली के पटाखों के बारे में बात करें। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि जज साहब, मैं वचन देता हूं, जिस दिन क्रिसमस बिना शराब के और बकरीद बिना बकरों के हो जाएगी, उस दिन मैं दिवाली बिना पटाखों के मनाऊंगा। तो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं भाई साहब। खेल सारा ये है, हमारी मेमोरी की जो स्पेस है, हमारी मेमोरी की जो बुक शेल्फ है, हमारी मेमोरी की जो दीवार है, उस पर हम किसे रखें? अशफाक को आज याद करना नहीं है। अशफाक को आज याद करना प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, रेवोल्यूशन है, एक्शन है। क्यों? माफी चाहता हूं मैं, लेकिन मैं आई एम गोइंग टू पुट द कैट अमंग द पिजन। वो बताते हैं मुसलमान ऐसा होना चाहिए जैसे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम कौन? जो राष्ट्रपति हो गए हैं। बड़े अच्छे सज्जन हैं, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। वीणा वीणा सुनते हैं, शंकराचार्य के पैरों में बैठे रहते हैं। आदर्श मुसलमान आपको बता दिया गया और उनकी कोटेशन दे दी जाएंगी आपको। ब्रदर्स, प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग मेमोरी इज रेजिस्टेंस। मेमोरी राइट नाउ इज रेवोल्यूशन। वो चाहते हैं आप अब्दुल कलाम को याद करें, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, अबुल कलाम आजाद को बिल्कुल याद ना करें। मैं उसे पीछे जा रहा हूं, अशफाक उल्लाह खां को याद करें। अशफाक उल्लाह खां को याद करना इस समय इस हिंदुस्तान के सपने को याद करना है। इस सपने की जड़ों में जो खून गया है, उसे याद करना है। मैं 2-3 हल्के उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मेरी माँ कहती थी, अंगूर तब मीठे होते हैं जब उनकी जड़ों में खून जाए। अंगूर खट्टे तो हैं ही, जड़ों में खून गया है। I'll come back for my turn. जी, तो संजय सर, आपके पास आते हैं। पहले तो हमने आपसे कुछ सुनते हैं। संजय सर, आप म्यूट पर हैं, शायद आप बात कर रहे हैं पर आपका माइक बंद है।
मेरे ख्याल से संजय सर से कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। विकास, मैं चाहता हूँ कि आप आज के टॉपिक पर कुछ बोलें, उसके बाद सचिन भाई, और फिर अ, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। विकास, आपकी तरफ। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? नेटवर्क का मुझे कुछ इशू लग जी रहा है। जी विकास। जी जी आ रही है। विकास, आप हैं? जी जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो बेसिक जानकारी है उनके बारे में इस पर तो ऑडियो में भी बताया गया और सॉरी जितेंद्र सर ने भी रखा और हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं जोड़ूँगा। बस मुझे कुछ मिला है, राइटर हैं या फिर कहें कि हिस्टोरियन हैं या फिर जो भी कह लें, अंजुम शर्मा। उनका एक काम है, तो हुआ क्या कि 2010-11 के आसपास शाहजहांपुर, जहाँ पे इनका पुश्तैनी घर था अशफाक उल्लाह खां का, वहाँ पे गए थे, ऐसा ही लिखते हैं। और वहाँ पे उनके जो परिवार के लोग हैं, जो अब आगे की पीढ़ियों के लोग हैं, उनसे ये मिले थे और वहाँ पे ये लिखते हैं कि इनको इनके परिजनों से एक डायरी मिली थी, जो कि कुरान मजीद की एक प्रति थी। डायरी भी थी और कुरान मजीद की प्रत भी मिली थी, और जिस पर अशफाक ने अपने हाथों से कुछ बातें ली थी, तो उसका रेफरेंस देते हुए कुछ बात कह रहे हैं। उसमें ये कहते हैं कि उन्होंने जो कुरान मजीद थी, उस पे जो अशफाक ने लिखा था, वो कुछ ऐसे था कि एक नोट लिखा था उसके एक खाली पेज पर कि उसमें हाँ, ये था कि ऐ मेरे पाक खुदा, मेरे गुनाह माफ़ फरमा और माफ़ी अता फरमा, और हिंदुस्तान की सरजमी पर आज़ादी का सूरज अब जल्द तुलू फरमा। तुलू मतलब निकालना या उगे। तो एक तो ये वो बताते हैं ये है, और उसके बाद कहते हैं कि जो उनकी डायरी थी, जो कि इनके रेफरेंस से ये है कि परिवार वालों से मिली और वो उनके हाथों से लिखी गई थी। तो उस डायरी में ये अशफाक क्या लिखते हैं, वो खूबसूरत बात उन्होंने लिखी कि वो इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, यहाँ पे ट्रांसलेट करके उन्होंने बताया है कि जब 30 करोड़ लोग एक कोरस में धरती माँ के लिए आज़ादी का गीत गाएंगे, तो सारा जुल्म सितम व दर्द गायब हो जाएगा। वह चमक जो फीकी पड़ गई, उसकी आभा भी पड़ जाएगी। और इसमें आगे ये लिखते हैं कि ये अशफाक, इस जो डायरी है इसमें ये गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का भी जिक्र करते हैं और उनके जो शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण करने को कहते हैं, और ये भी कल्पना करते हैं कि जब समूचा देश राग और सुर में देश की आज़ादी के लिए तान छेड़ेगा। तो ये उनके हवाले से जो अंजुम सिंह हैं, जो ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो 11 में गए थे उनके परिवार के पास 2011 में, और जो कुरान मजीद और डायरी थी जिस पर उनकी हैंड राइटिंग उन्होंने खुद लिखी थी इंग्लिश में, और वो वहाँ से ये हिस्सा उन्होंने उठाया। और ये भी लिखते हैं कि वो जो किताब है वो काफ़ी हद तक वो सॉरी डायरी और जो कुरान मजीद है वो काफ़ी हद तक घुन चुकी थी, बहुत बमुश्किल उसके शब्द दिखते हैं अब। तो जी, मेरी तरफ से इतना, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। सचिन भाई, आप हैं? संजय सर, मैं चाहूंगा कि अगर आप अवेलेबल है तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बिकॉज कुछ टेक्निकल रीजन के कारण शायद हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। तो आप एक बार कमरा छोड़कर लीव कर कर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं संजय सर। सचिन भाई, आपकी तरफ। मंगेश भाई, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूं, तो मैं जुड़ता हूं फिर से थोड़ी देर में आपके पास। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सचिन भाई, शुक्रिया। मैं एक बार रूम रिसेट कर दूं। आज हम शहीद अशफाक उल्लाह खान के जन्म दिवस को यहाँ मना रहे हैं। हम उन्हें नमन कर रहे हैं, और इसी के लिए हमने कमरा बनाया है। राग में इसके पहले भी क्रांतिकारकों के बारे में, क्रांतिकारी इतिहास के अंदर हमने बात की है। तो हम चाहते हैं कि आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें याद करें, और आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसके ऊपर जरूर बात करें, जैसे जितेंद्र सर ने कहा था। तो जितेंद्र सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना माइक ओपन कीजिए।
जी, अब मैं थोड़ा-सा संतुलितों की बात करता हूँ। देखिए, हम किसे याद कर रहे हैं, ये इस संदर्भ में ज़रूरी है कि पावर्स टू बी क्या चाहती हैं, हम किसे भूल जाएँ। जब हम किसी को याद करते हैं, तो स्मृति प्रतिरोध है। अगर मैं शहीद अशफाक उल्ला खां को याद करता हूँ, तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट्सएप, ट्विटर, आईटी सेल, टेलीविजन, होम मिनिस्ट्री क्या चाहती है, मैं किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। माफी चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा कहना पड़ेगा, इस देश में इस समय मुसलमानों के लिए स्थिति बड़ी मुश्किल है। उन्हें हर कदम पे सिद्ध करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तानी है। आपको और मुझे तो नहीं सिद्ध करना पड़ता। उन्हें हर कदम पे गवाही देनी पड़ती है कि वो वंदे मातरम बोले, वो जन गण मन बोले, वो हर चीज पे बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा देश है जिसके नागरिक को उसमें सांस लेने की गवाही देनी पड़ती है हर वक्त। और ये स्थिति आज की है जी नहीं, ये आजादी से पहले की है। राम प्रसाद बिस्मिल की आप आत्मकथा को पढ़िए कृपया। राम प्रसाद बिस्मिल उसमें लिखते हैं कि अशफाक, जब तुम मेरे संपर्क में आए तो बहुत से लोगों ने बोला ये मुसलमान है, इस पर भरोसा मत करो। मतलब अशफाक उल्ला खां ऐसे समय में शहादत दे रहे हैं जहां उनकी राष्ट्र निष्ठा को लेकर सवाल है उस समय। आज हम अशफाक के बारे में जब हम बात करते हैं तो बिस्मिल की लेखनी से हम अशफाक के बारे में बात करते हैं और बताते हैं बिस्मिल ने कहा अशफाक तुम ऐसे हो, अशफाक तुम वैसे हो। मतलब बिस्मिल के शब्दों से अशफाक महान नहीं है, अशफाक की शहादत से बिस्मिल के शब्द महान हुए हैं। भगत सिंह की लेखनी देखिए आप, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, चमन लाल की किताब देख लीजिए, सत्यम वर्मा की किताब आप देख लीजिए, उसमें देखिए अशफाक उल्ला खां, तो समझ में आता है 3 लोग हैं जिनसे ये जो राइट विंगर्स हैं बड़े अनकंफर्टेबल हैं। भगत सिंह से बड़े अनकंफर्टेबल हैं, दूसरे अशफाक उल्ला खां से बड़े अनकंफर्टेबल हैं, और तीसरे सुभाष चंद्र बोस से बड़े अनकंफर्टेबल हैं। खैर, तो भगत सिंह की आप लेखनी देख लीजिए जहां वो अशफाक उल्ला खां के बारे में लिखते हैं, और मेरे कंप्यूटर में कहीं है, मैं अभी नहीं हासिल कर पा रहा हूं, अशफाक उल्ला खां का एक चित्र है उनकी मृत्यु के बाद। तो भगत सिंह लिखते हैं बिस्मिल के बारे में कि बिस्मिल जैसा खूबसूरत नौजवान शायद ही कहीं देखने को मिले, और अगर वो किसी और देश में होते तो शायद आर्मी के बहुत बड़े जनरल होते। और फिर वो अशफाक के बारे में बताते हैं कि अशफाक जब जेल में हैं तो उनकी जुल्फें बढ़ गई हैं और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, और कुरान है उनके हाथ में, और कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारी शहादत, तो वो बोलते नहीं मेरी शादी है। मतलब ये एक खूबसूरत, तगड़ा, लंबा चौड़ा आदमी है जो जेल में और खूबसूरत हुए जा रहा है, जिसकी जुल्फें और खूबसूरत हुए जा रही हैं, जिसके हाथ में कुरान और पाक हुए जा रही है। माफ करेंगे मुझे, उसके हाथ से कुरान पाक हो रही है। और उसका दोस्त है जो ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुआ मंत्र पाठ करके जाता है, और अशफाक कुरान की आयतें पढ़ के जाता है हंसते हुए, हंसते हुए। अब भगत सिंह का वर्णन पढ़ लीजिए। खैर, मैं यहाँ 2 चीजें याद दिलाना चाहता हूँ।
एक अशफाक अंतिम समय में क्या कहते हैं? कहते हैं मजदूरों और किसानों का संघर्ष आगे आना चाहिए। और दूसरा, वो अपनी शहादत के समय दूल्हे की तरह सज के जा रहे हैं भाई। अब हम अशफाक को याद करते हैं तो ये प्रतिरोध है किसके खिलाफ? सावरकर और गोडसे के खिलाफ, गोलवरकर और हेडगेवार के खिलाफ। इसलिए अशफाक को याद करना पुण्य स्मृति है। मैं एक अंतिम बात आपसे कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी हैं, बड़े शुद्ध वैदिक किस्म के आदमी हैं। वो सदा कहते हैं इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त अगर कोई था तो अशफाक उल्लाह खां था। क्यों था? मैं भी विचारता हूं, आप भी विचारें। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जितेंद्र सर। संजय सर, आपकी तरफ चलते हैं, उसके बाद में हम कुछ रिसाइट करेंगे, क्योंकि जब हम अशफाक उल्लाह की खान की बात करते हैं, तब राम प्रसाद बिस्मिल आ जाते हैं, और जब राम प्रसाद बिस्मिल आते हैं, तो अशफाक उल्लाह खान साहब आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको रिसाइट करूँ, पर उसके पहले मैं संजय सर, अगर आप हैं, तो आपके तरफ से मैं क्विक एक कमेंट लेना चाहता हूँ। जी, आप मुझे थोड़ा वक़्त दीजिए मंगेश जी, ज़रा-सा मैं थोड़ी देर और थोड़ा बिज़ी हूँ। आप थोड़ा कैरी फॉर आप चलिए, मैं तुरंत आपसे फिर से वापस जुड़ूँगा। जी, जी, बिल्कुल, शुक्रिया सर, शुक्रिया। हमने जब राग के कमरों में क्रांतिकारकों के बारे में बात की थी, तब एक जब हमने कैरेक्टर पढ़ते हैं, हम जब राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ने जाते हैं, तो हम वहाँ अशफाक उल्लाह खान को ज़्यादा देखते हैं। जब हम अशफाक उल्लाह खान को पढ़ते हैं, तब हमें राम प्रसाद बिस्मिल वहाँ ज़्यादा दिखते हैं। आज मैं कुछ यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, जो राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक के बारे में कहा है। वो कहते हैं, मुझे भली-भांति याद है, जबकि मैं बादशाही ऐलान के बाद शाहजहांपुर आया था, तो तुमसे स्कूल में भेंट हुई। तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तुमने मुझसे मैनपुरी षड्यंत्र के संबंध में कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। मैंने ये समझकर कि एक स्कूल का मुसलमान विद्यार्थी मुझसे इस प्रकार की बातचीत क्यों करता है, तुम्हारी बातों का उत्तर उपेक्षा की दृष्टि से दे दिया था। तुम्हें उस समय बड़ा खेद हुआ था। तुम्हारे मुख से हार्दिक भावों का प्रकाश हो रहा था। तुमने अपने इरादों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, अपने निश्चय पर डटे रहे। जिस प्रकार हो सका कांग्रेस में बातचीत की, अपने इष्ट मित्रों द्वारा इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम बनावटी आदमी नहीं, तुम्हारे दिल में मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश थी। अंत में तुम्हारी विजय हुई। तुम्हारी कोशिशों ने मेरे दिल में जगह पैदा कर ली। तुम्हारे बड़े भाई मेरे उर्दू मिडिल के सहपाठी तथा मित्र थे। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़े दिनों में ही तुम मेरे छोटे भाई के समान हो गए थे, किंतु छोटे भाई बनकर तुम्हें संतोष न हुआ। तुम समानता का अधिकार चाहते थे। तुम मित्र की श्रेणी में अपनी गणना चाहते थे। वह हुआ, तुम सच्चे मित्र बन गए। सबको आश्चर्य था कि एक कट्टर आर्य समाजी और मुसलमान का मेल कैसा। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था। आर्य समाज मंदिर में मेरा निवास था, किंतु तुम इन बातों की किंचित मात्र चिंता न करते थे। मेरे कुछ साथी तुम्हें मुसलमान होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे, किंतु तुम अपने निश्चय पर दृढ़ थे। मेरे पास आर्य समाज मंदिर में आते जाते थे। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने पर तुम्हारे मोहल्ले के सब कोई तुम्हें खुल्लम खुल्ला गालियां देते थे, काफिर के नाम से पुकारते थे, पर तुम कभी भी उन विचारों से सहमत न हुए। सदैव हिंदू मुस्लिम एक के पक्षपाती रहे। तुम एक सच्चे मुसलमान तथा सच्चे स्वदेश भक्त थे। तुम्हें यदि जीवन में कोई विचार था तो यही कि मुसलमानों को खुदा अक्ल देता कि वो हिंदुओं के साथ मिलकर
हिंदुस्तान की भलाई करते। जब मैं हिंदी में कोई लेख या पुस्तक लिखता तो तुम सदैव सही अनुवाद करते कि उर्दू में क्यों नहीं लिखते जो मुसलमान भी पढ़ सके। तुमने स्वदेश भक्ति के भावों को भली भांति समझने के लिए ही हिंदी का अच्छा अध्ययन किया। अपने घर पर जब माता जी तथा भ्राता जी से बातचीत करते थे तो तुम्हारे मुंह से हिंदी शब्द निकल जाते थे, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य होता था। तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर बहुतों को संदेह होता था कि कहीं इस्लाम धर्म त्याग कर शुद्धि ना करा लो, पर तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार का अशुद्ध न था। फिर तुम शुद्धि किस वस्तु की कराते। तुम्हारे इस प्रकार की प्रगति ने मेरे हृदय पर पूर्ण विजय पाली। बहुधा मित्र मंडली से बात छिड़ती गई, मुसलमान पर विश्वास करके धोखा न खाना। तुम्हारी जीत हुई। मुझ में तुम में कोई भेद न था। बहुधा मैंने तुमने एक थाली में भोजन किए। मेरे हृदय से वही विचार ही जाता था कि हिंदू मुसलमान में कोई भेद है, पर तुम मुझ पर अटल विश्वास तथा अगाध प्रीति रखते थे। हाँ, तुम मेरा नाम लेकर पुकार नहीं सकते थे, तुम तो सदैव राम कहा करते थे। एक समय जब तुम्हारे हृदय का दौरा हुआ, तुम अचेत थे। तुम्हारे मुंह से बारंबार राम, हाय राम शब्द निकल रहे थे। पास खड़े हुए भाई बंधु को आश्चर्य था कि राम राम कहता है। कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह कहो, पर तुम्हारी राम राम की रट थी। उस समय किसी मित्र का आगमन हुआ जो राम के भेद को जानते थे। तुरंत मैं बुलाया गया। मुझसे मिलने पर तुम्हें शांति हुई। तब सब लोग राम राम के भेद को समझे। अंत में इस प्रेम प्रीति तथा मित्रता का परिणाम क्या? मेरे विचारों के रंग में तुम भी रंग गए। तुम भी कट्टर क्रांतिकारी बन गए। अब वो तुम्हारा रात दिन प्रयत्न यही था कि किस प्रकार हो मुसलमान नवियों में भी क्रांतिकारी भावों का प्रवेश हो। वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में योग दें। जितने तुम्हारे बंधु तथा मित्र थे, सब पर तुमने अपने विचारों का प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। बहुधा क्रांतिकारी सदस्य को भी बड़ा आश्चर्य होता था कि मैंने कैसे एक मुसलमान को क्रांतिकारी दल का प्रतिष्ठित सदस्य बना लिया। मेरे साथ तुमने जो कार्य किए वो सराहनीय है। तुमने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना न की। एक आज्ञाकारी भक्त के समान मेरी आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल था। तुम्हारे भाव बड़े उच्च थे। मुझे यदि शांति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना भी उल्लेखनीय हो गई कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में योग दिया। अपने भाई, बंधु तथा संबंधियों के समझाने पर भी कुछ भी ध्यान न दिया। गिरफ्तार हो जाने पर भी अपने विचारों में दृढ़ रहे। जैसे तुम शारीरिक बलशाली थे, वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा के उच्च सिद्ध हुए। इन सबके परिणाम स्वरूप अदालत में तुमको मेरा सहकारी लेफ्टिनेंट ठहराया गया। तो जज ने मुकदमा का फैसला लिखते समय तुम्हारे गले में जयमाला यानी फांसी की रस्सी पहना दी। प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष होगा कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को देश सेवा में अर्पण करके उन्हें भिखारी बना दिया, जिसने अपने सदौर के भावी भाग्य को भी देश सेवा की भेंट कर दिया, जिसने अपना तन मन सर्वस्व मातृ सेवा में अर्पण करके अपना अंतिम बलिदान भी दे दिया, उसने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। वो आगे लिखते हैं, असगर हरिम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पाव यहाँ सर लिए हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने राम प्रसाद बिस्मिल की जो किताब है, जहां पर उन्होंने अशफाक उल्लाह के बारे में जो बात कही, वो मैंने यहाँ रिसाइट की थी। संजय सर, अगर आप मौजूद है तो प्लीज आप अपनी बात रखिए।
संजय सर जुड़े उससे पहले मैं साथियों को बताना चाहूँगा कि ये रिसर्च एंड एनालाइजर ग्रुप का कमरा है जिस पे आज हम शहीद अशफाकुल्ला खां के जन्म दिवस पे उनको नमन कर रहे हैं। आज ही के दिन सन 1900 में शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें कर रहे हैं। इसके अलावा मैं साथियों को बताना चाहूँगा कि ऊपर गूगल ड्राइव का लिंक लगा हुआ है जहाँ पे क्रांतिकारियों से जुड़े काफ़ी सारी किताब और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी काफ़ी सारी किताबें हैं। तो अगर आप में से कोई भी मित्र ऐसी किताबें पढ़ने का इच्छुक है, तो वो बिल्कुल ऊपर जाके गूगल ड्राइव से जो भी किताब उनको लगे कि उनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं संजय सर की तरफ बढ़ूँ उससे पहले जैसा कि जितेंद्र सर ने कहा कि आज के दौर में जिस तरह की धार्मिक उन्माद है, उस समय में शहीद अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल को शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ना जरूरी है। जिस तरह की आग लगाई जा रही है, तब इन लोगों को पढ़ना जरूरी है कि एक हिंदू और एक मुसलमान में किस तरह की दोस्ती थी, कि जब एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ता है, जैसा अभी मंगेश भाई बता रहे थे, जब वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की डायरी पढ़ रहे थे तो बता रहे थे कि जब उनको अशफाकुल्ला खां को हार्ट अटैक आया तो उनके मुंह से राम 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 निकल रहा था, तो लोग बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये एक मुसलमान होकर राम 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 क्यों कर रहा है। लेकिन उनका वहाँ पे जो राम से मतलब था वो राम प्रसाद बिस्मिल से था। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। संजय सर, आप अगर फ्री हैं तो कुछ जोड़ें, और जो मित्र नीचे पैनल में है, हैंड रेज ओपन है, आप अगर अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें तो आप बिल्कुल ऊपर आके जोड़ सकते हैं। ओवर टू यू संजय सर, आप हैं उपलब्ध? जी, तारिक, बहुत साधारण सी 2-4 बातें मैंने शुरू में सुना था जितेंद्र जी जब कुछ बोल रहे थे। जितेंद्र भाई कुछ बहुत अहम बात शुरू में कर रहे थे, जो अक्सर हाँ जब इस तरह की बातें होती हैं, कही जाती हैं, बार-बार दोहराई जाती हैं, और शायद उनको बार-बार दोहराने की ज़रूरत भी है। और सिर्फ़ एक छोटी-सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि किसी भी समाज में बदलाव वही होता है जहाँ बदलाव करने की एक परंपरा होती है। जहाँ ये परंपरा नहीं होती है, वहाँ ये बहुत मुश्किल होता है। ये परंपराएं ही हैं, बदलने की परंपराएं, क्रांति की परंपराएं, जो जर्जर हो जो 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 कमजोर करती हैं उन विचारों को जो आधुनिकता के साथ समन्वय नहीं स्थापित कर पाती। और मैं इन चीजों से ज्यादा, मतलब ये महत्वपूर्ण है कि उनकी शहादत वगैरह वगैरह इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन मुझे जो चीजें ज्यादा पसंद, जो चीजें ऐतिहासिक तौर पर एक इतिहास के करंट के तौर पर जो ज्यादा दिखाई पड़ती है, वो यही दिखाई पड़ती है कि उन लोगों ने वो ट्रेडिशन सेट किया, वो परंपरा बनाई कि एक रास्ता बदलाव का ये भी है। ठीक है, उस वक्त परिस्थितियां औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए एक आंदोलन करने की थी, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए, आजाद भारत में भी आए कई बार। और ये वही परंपराएं हैं। मोमेंटरली आपको प्रोपेगेंडा से कोई आदमी शायद टेम्पोररीली उन तरफ से आपका ध्यान हटा भी सकता है या कोशिश कर सकता है, लेकिन जो इस तरह की परंपराएं जब बनती हैं, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, उसकी वो बहुत मजबूत होती है। और मैं इन परंपराओं को बनाने वालों के तौर पर मैं इन शहीदों को देखता हूँ।
ये मतलब मेरी जो अपनी छोटी सी जो एक मेरी यही एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता था। बाकी आप लोग सभी लोग जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, ये बार-बार दोहराए जाने चाहिए। बल्कि जितनी बार दोहराई जाए उतना ही अच्छा है। ये जो एक नैरेटिव जो चल पड़ा है, उस नैरेटिव के खिलाफ भी, क्योंकि ज़रूरी है। ये मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है। 130-140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति के लोग रहते हैं। ये जो कुछ नाम हैं, जिन नामों को हम बार-बार याद करते हैं, वो आपको सिर्फ यही बताते हैं कि आप अकेले देश नहीं हैं। आप देश तभी हैं जब ये 140 करोड़ एक हैं। इनके बीच में जो ये आप कर्टेन डालना चाहते हैं, एक दीवार जो खड़ी करना चाहते हैं, अलग-अलग मुद्दों को लेकर के, तो आप दरअसल लोगों के बीच में दरार नहीं पैदा कर रहे, आप देश में दीवारें खड़ी कर रहे हैं। राष्ट्र को आप तितर-बितर कर रहे हैं, उसको उसमें एक बिखराव लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये बात बार-बार दोहराई जानी चाहिए और ये बार-बार दोहराई जाएँगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जब पहले भी हमने कमरे किए थे, तब भी मैंने ये बात कही थी और मैं आज भी ये बात कहूँ कि ये जो एक्जिस्टिंग जो डोमिनेंट हो जाता है, जो अभी हालिया तौर पर जो डोमिनेंट है, वो चैलेंज होता है सक्सेसफुली, और उसको चैलेंज करता है वही परंपराएं, विरोध करने की परंपरा। थोड़ा सा वोकैबुलरी बदल दिया था जितेंद्र जी ने, स्मृति की बात वो कर रहे थे, मेमोरी। तो मेमोरी को कॉलोनाइज जब करते हैं, जब मेमोरी को आप उसको जब आप उसको यूसर्व करना चाहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उस मेमोरी में जो ट्रेडिशन छुपा है वो उसको रेजिस्ट करता है। इन लोगों ने वो ट्रेडिशन बनाया है और हम लोगों को, इस पूरे देश को, हमेशा हमेशा के लिए इनका एहसानमंद तो कम से कम होना ही चाहिए। इसलिए इन्हें बराबर याद किया जाना चाहिए, इनकी कुछ खास तारीखों पर नहीं, बल्कि जब भी ऐसे हालात हो, जब भी इस परंपरा को फिर से जगाने की जरूरत हो, हर उस अवसर पर इन लोगों को याद किया जाना चाहिए। क्योंकि ये देश बहुत अभी इस मामले में, आजाद आधुनिकता के मामले में, सिर्फ 75 साल ही तो हुए हैं। किसी राष्ट्र के जिंदगी जीवन का 75 साल बहुत छोटा सा अवधि होता है। इसलिए जरूरी है कि इसको और आगे ले जाने के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए इन परंपराओं को हमें याद करते रहना चाहिए। और ये जो ग्रुप है, रिसर्च एंड एनालाइजर ग्रुप, इसके लिए वो बिल्कुल प्रशंसा के हकदार हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। मनीष जी एंड हिज ऑल ऑफ यू, मंगेश, तारिक, विकास, सचिन, एवरीबॉडी, इट्स अ वेरी गुड जॉब, इट्स अ वेरी गुड वर्क। अंशुमन, ये सभी लोग, आप सभी लोगों ने, और ये जरूरी है। मैं थोड़ा बिजी था क्योंकि हमारे बच्चे कुछ अपने मित्रों के साथ इधर मैच देख रहे हैं, थोड़ा शोर है घर में, इसीलिए मैं बार बार अवॉइड कर रहा था। तो सॉरी है, मैं समय पर आपसे नहीं जुड़ पाया, लेकिन मुझे ये एक छोटी सी बात करनी। धन्यवाद मंगेश। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया संजय सर। और यही बात है कि आज के दौर में ये बात होनी चाहिए। जैसे जितेंद्र सर ने कहा था कि क्यों आज राइट विंगर्स कहते हैं कि हमने अ अबुल कलाम आज़ाद को सच्चा मुसलमान मानना चाहिए। बिल्कुल वो बेशक है, पर क्या हम अशफाक उल्लाह खान को याद ना करें? और हम ये बिल्कुल करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, जब भी वक़्त आएगा, हम बोलते रहेंगे। मनीष भाई आप जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आपकी तरफ आऊँ और फिर अंशुमन भाई की तरफ। आज के दिन पर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ आपकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश। जितेंद्र सर प्रणाम और संजय सर प्रणाम।
जो बात अभी जो जितेंद्र सर ने उठाई और जिस पर संजय सर ने बात भी कही, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे धकेलना चाहता हूं कि क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि एक किस्सा, एक किताब है, किताब का नाम बताता हूं। किताब का नाम है सावरकर ट्रू स्टोरी, सावरकर द ट्रू स्टोरी ऑफ फादर ऑफ हिंदुत्व। ये किताब लिखी है वैभव पुरंदरे ने। और वैभव पुरंदर इस किताब में बताते हैं कि एचएसआरए के साथियों से जब उनकी मुलाकात, जब किसी शायद पैसे को लेकर या योजना को लेकर एचएसआरए के लोग सावरकर से मिले, तो सावरकर ने बाकायदा ये कोशिश की कि अशफाक का नाम मिटा दिया जाए सभी दस्तावेजों से। ये सावरकर ने उनसे पेशकश की और इस घटना का जिक्र पुरंदर करते हैं अपनी किताब में। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों कर रहे हैं सावरकर ऐसा, पुरंदर अपनी किताब में आगे बताते हैं। सावरकर ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है। बाकी डॉट्स हमें जोड़ने हैं, हमें आगे बढ़ाना है। आगे कैसे देखा जाना चाहिए ये बात की बात है, लेकिन मैं बात यहां पर एक और तरीके से करना चाहता हूं कि जब राइट विंग की बात जितेंद्र जी ने कही, और अगर हम उस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हैं तो राइट विंग के जितने भी एफर्ट्स फ्रीडम स्ट्रगल के हैं, ये जानकारी हम तक कौन पहुंचाता है? ये जानकारी हम तक सावरकर खुद पहुंचाते हैं कि सावरकर कितना महान है। सावरकर खुद बताते हैं। अशफाक अपने बारे में कभी नहीं बताते। भगत सिंह अपने बारे में कभी कुछ नहीं बता पाए। हम भगत सिंह को पढ़ रहे हैं, संस्मृतियों से पढ़ रहे हैं, शिव वर्मा के थ्रू पढ़ रहे हैं या किसी और राइटर के थ्रू पढ़ रहे हैं। अशफाक को पढ़ रहे हैं, किसी और राइटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, किसी और की मेमोरीज से पढ़ रहे हैं। अपने आप को पोर्ट्रे नहीं किया इन्होंने कभी। जो निस्वार्थ है, जो देश सेवा है, वो अंदर से थी इनके, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लालच के। हम कई बार सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं, उसी सोशल फैब्रिक को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके, जहां मंगेश जिक्र कर रहे थे या जितेंद्र जी ने जिक्र किया कि उस दौरान में भी जब अशफाक को अशफाक न कह के मुसलमान अशफाक माना गया, उन सब के बावजूद हिल मिलकर सब आगे बढ़े। पता नहीं अभी इस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन भगत सिंह अशफाक के बारे में क्या कहते हैं, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। भगत सिंह अशफाक के लिए लिखते हैं कि ये मस्ताना शायर भी हैरान करने वाली खुशी से फांसी चढ़ा। बड़ा सुंदर और लंबा चौड़ा जवान था, तगड़ा बहुत था, जेल में कुछ कमजोर हो गया था। आपने मुलाकात के समय बताया कि कमजोर होने का कारण गम नहीं, बल्कि खुदा की याद में मस्त रहने की खातिर रोटी बहुत कम खाना है। फांसी से एक दिन पहले आपकी मुलाकात हुई। आप खूब सजे संवरे थे, बड़े बड़े कड़े हुए केश खूब सस्ते थे, बड़ा हंस हंस कर बातें करते रहे। आपने कहा, कल मेरी शादी होने वाली है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे आपको फांसी दी गई। कुरान शरीफ का बस्ता लटकाकर हाजियों की तरह वजीफा पढ़ते हुए बड़े हौसले से चल पड़े। आगे जाकर तख्ते पर रस्सी को चूम लिया। वहीं आपने कहा, मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे और मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। मेरे ऊपर लगाए सभी इल्जाम गलत हैं। खुदा का नाम लेते ही रस्सी खींची गई और वो कूच कर गए।
लखनऊ स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डब्बे में उनकी लाश देखने का अवसर कुछ लोगों को मिला। फांसी के 10 घंटे बाद भी चेहरे पर वैसी ही रौनक थी। ऐसा लगता था कि अभी ही सोए हों। अशफाक का फोटो जो आफ्टर फांसी है, फांसी के बाद का जो फोटो है, जो चित्र है, वो ये बॉट है जो बॉट के डीपी में लगा है। आगे भगत सिंह लिखते हैं कि अशफाक शायर थे और उनका शायर उपनाम हसरत था। मरने से पहले आपने ये 2 शेर कहे थे। फना है हम सब के लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ। फना है हम सब के लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ। वक़ा है एक फ़कत जाने की ब्रिया के लिए। और तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से, चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष भाई। अंशुमन भाई, हम आपकी तरफ चलते कि आपने अभी तक बात नहीं की, तो आप अगर मंगेश भाई कुछ कह सकता हूँ बीच में जी, सर, अंशुमन बिल्कुल, भाई बिल्कुल। से पहले। मेरे बड़े भाई संजय भाई यहाँ मौजूद हैं। हमारे शिक्षक हैं संजय भाई। हम सबने इनसे इतिहास की समझ सीखी है। ये यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ। आप हिंदुस्तान के इतिहास से 20 लोगों को निकाल दीजिए। महावीर को निकाल दीजिए, बुद्ध को निकाल दीजिए, कबीर को निकाल दीजिए, नानक को निकाल दीजिए, रैदास को निकाल दीजिए। आधुनिक समय में बहादुर शाह जफर को निकाल दीजिए, अशफाक उल्लाह खां को निकाल दीजिए। क्या बचेगा आपके पास? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या सवाल आपसे पूछ रहा हूं। इन लोगों ने आपका प्लूरलिज्म बचाया है। निकालिए जरा महावीर को, बुद्ध को, अंबेडकर को, रैदास को निकालिए, निकालिए कबीर को, निकालिए अशफाक को। अशफाक को निकालते ही बिस्मिल फीके हो जाएंगे। अशफाक को निकालते ही चंद्रशेखर आजाद फीके हो जाएंगे। अशफाक को निकालते ही भगत सिंह फीके हो जाएंगे। ये कृपा है हम पर। मैं क्या कहूं आपसे। अशफाक उस दौर में है जहां बिस्मिल की आप कथा पढ़ लीजिए। उसमें वो कहते हैं कि बहुत से लोग मुझसे बोलते थे मुसलमान लड़का है, ये धोखा देगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक आदमी शहीद होने जा रहा है इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, और इस देश के लोग उस पर शक कर रहे हैं। शक शुबा के उस माहौल में एक आदमी शहीद होता है। वो सर हमारे बाकी क्रांतिकारियों को रिडीम करता है। बिस्मिल की लेखनी से अशफाक बड़े नहीं हुए। अशफाक से बिस्मिल की लेखनी बड़ी हुई है। Ashfaq is an essential reminder of our pluralism. He is not just a revolutionary. He is a forefather. I call him a forefather. वो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें हमारी जमीन के साथ साथ हमारी आबो हवा देते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सर। मनीष सर कुछ कह रहे थे और बीच में रुक गए। कई बारी ऐसा होता है कि इनके बारे में पढ़ते हुए
जो ज़बान होती है वो साथ छोड़ जाती है। तो मनीष सर आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम अंशुमन भाई की तरफ बढ़ें। नहीं तारिक, आप अंशुमन की तरफ बढ़िए, मुझे तो अभी और वक्त लगेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अंशुमन भाई आप हैं? जी जी तारिक भाई मैं हूँ। और सब कुछ कहा जा चुका है, बोला जा चुका है, सुना जा चुका है। कुछ कोई ऐसी बात नहीं जो हमारे कमरों में अशफाक साहब के ऊपर ना हुई हो। हमने एक पूरा का पूरा कमरा किया था। मैं चंद पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ उनकी, वही काफ़ी होगा क्योंकि सारी बातें की जा चुकी हैं। मतलब कोई वो जो रोमांचित करने वाले एक्शंस हैं एचआरए के, उनसे हटकर जो काकोरी एक्शन है उससे हटकर जेल में कही हुई बातें, फांसी के फंदे को चूमने और फांसी के फंदे पर चढ़ने से लेकर तब तक लेकर सारी बातें यहाँ कही और सुनी जा चुकी हैं। तो मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ अशफाक उल्लाह खां साहब की। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। हमेशा सुबह शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई टर्की, मिटाने वाले हैं अपनी हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। अब दर्द समझिए इन दो पंक्तियों में कि ना कोई इंग्लिश, ना कोई जर्मन, ना कोई रशियन, ना कोई टर्की, मिटाने वाले हैं हमें अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। वो सब का सब लूट करके उल्टा हम ही को डाकू बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एचआरए के लोगों को और बाद में एचएसआरए के लोगों को भी जो है डाकू कहकर संबोधित किया अंग्रेजी सरकार में, और फिर बाद में और आगे बढ़कर कांग्रेस ने तो उनको जो है आतंकवादी भी बताया। जिसे फना वो समझ रहे हैं, वफा का है राज इसी मुजमिर इसी में मुजमिर, सॉरी माफ कीजिएगा। जिसे फना वो समझ रहे हैं, वफा का है राज इसी में मुजमिर। नहीं मिटाए से मिट सकेंगे वो लाख हमको मिटा रहे हैं। जो है हुकूमत वो मुद्दई है, जो अपने भाई हैं वो दुश्मन। जो है हुकूमत वो मुद्दई है, जो हैं अपने भाई हैं वो दुश्मन। गजब में जान अपनी आ गई है, कज़ा के पहलू में जा रहे हैं। कज़ा यानी मौत, कज़ा के पहलू में जा रहे हैं। चलो चलो यारो रिंग थिएटर दिखाएं तुमको, वहाँ पे लिबरल। सुने ये बड़ा मज़ेदार है। चलो चलो यारो रिंग थिएटर दिखाएं तुमको, वहाँ पे लिबरल। जो जो चंद टुकड़ों पे सीमज़र के नया तमाशा दिखा रहे हैं। जो चंद टुकड़ों के सीमज़र पे के नया तमाशा दिखा रहे हैं। खामोश हसरत, खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में। खामोश हसरत, खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में। सजा को पहुँचेंगे अपनी बेशक, जो आज हमको फंसा रहे हैं। अशफाक उल्लाह खां। बहुत-बहुत शुक्रिया अंशुमन भाई। मंगेश भाई कुछ पढ़ना चाह रहे थे। मंगेश भाई अगर आप तैयार हो तो। जी, जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा और आज के दौर में ये चीज़ पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। ये बोलनी भी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आज जब हमने राख के कमरे में इन क्रांतिकारियों के बारे में बात की थी, तो आप ये बिल्कुल देखेंगे कि आप अशफाक उल्लाह खान को राम प्रसाद बिस्मिल से अलग नहीं कर सकते और राम प्रसाद बिस्मिल को भी अशफाक उल्लाह से अलग नहीं कर सकते। अशफाक उल्लाह खान अपनी मृत्यु से पहले उस रात में, जो आखिरी रात है उनकी, जब उन्हें पता है कल उन्हें और बिस्मिल को एक साथ फांसी दी जाएगी, तब वो क्या कहते हैं, ये सुनना बड़ा जरूरी है हम सब लोगों के लिए। वो कहते हैं, जाऊंगा खाली हाथ
मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर ये भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। ये यहाँ पर बिस्मिल के बारे में बात करते हैं कि बिस्मिल उस वक्त क्या कहते हैं। आगे वो कहते हैं, जी करता है कि मैं भी कह दूं, पर मजहब से बांध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ये अशफाकुल्ला खान कहते हैं अपनी फांसी के एक रात पहले, जब वो बिस्मिल के साथ हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हम इन चीजों को रिसाइट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आज के इस दौर में अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल कितने रिलेवेंट है हमारे लिए। बदकिस्मती की बात है कि आज कुछ अलग नेगेटिव के बारे में बात होती है, पर शायद हमने ये बात, जैसे संजय सर ने कहा कि हमने बात कहनी चाहिए, बार बार कहनी चाहिए, और हमें उस वक्त जाना चाहिए, उस एरा में जाना चाहिए जहां पर भी ये चीजें थी। ऐसा नहीं कि नहीं थी, पर उस वक्त हमारे पास हमारे रोल मॉडल्स क्या थे। उन रोल मॉडल्स को आज भुलाया जा रहा है, पर हम चाहते हैं कि उन रोल मॉडल्स को हम हमेशा याद रखें, उनके बारे में बात करें और कहते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरीके। जी मंगेश भाई, मैं एक बार रूम रीसेट कर देता हूँ। ये रिसर्च एंड एनालाइजर ग्रुप का रूम है, जो आज हमने शहीद अशफाकुल्ला खां के जन्म दिवस पे उनको नमन करते हुए बनाया है। और इसमें हमने शहीद अशफाकुल्ला खां के बारे में काफ़ी सारी बातें करी। मैं रूम को अब ख़त्म करने की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो भी हमारे पैनल में गेस्ट हैं उनसे एक बार और उनके पास जाएंगे और कुछ आखिरी शब्द उनसे लेंगे शहीद अशफाकुल्ला खां के बारे में। इसके अलावा जो भी मित्र हमारे नीचे हैं, अगर वो कुछ जोड़ना चाहें तो हैंड रेज का ऑप्शन ओपन है। इसके अलावा हमने एक गूगल ड्राइव ऊपर लगा रखा है, इसमें क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारियों के बारे में कई सारी किताबें हैं, तो आप एक बार उसे ज़रूर विजिट करें, देखें समझें कौन सी किताब आपके लिए सही है, कौन सी किताब पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है। और मैं अब आगे बढ़ते के साथ दोबारा से जितेंद्र सर के पास चलूंगा। और जितेंद्र सर, मैं थोड़ा उत्सुक भी था, और मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से इस टिप्पणी को शुरू करूंगा। देखिए, मैं बचपन में, जाहिर है हम अपने बुजुर्गों से कुछ चीजें सुनते हैं, तो मैं अपने पिताजी से एक बात सुनता था, तो बाद में समझ में आई। हमारे पिताजी, बड़े भाई साहब, कट्टर वैदिक किस्म के आदमी, वो जो हिंदूवादी आप बोलते हैं। तो पिताजी एक किस्सा बताते थे कि वो शहीद अशफाकुल्ला खां साहब की मजार होगी या कहाँ होगी क्या, वहां खड़े थे। तो एक नौजवान ने पूछा, तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? पिताजी रहे होंगे उस समय कोई 20, 22, 23, 24, मतलब जो भी जवान थे। तो उन्होंने कहा, जी मुझे पता है जी, मैं अशफाक साहब के मजार पे हूँ। ये कौन था? तो पिताजी ने बताया कौन था। तो पता चला वो अशफाक साहब के पोते होते थे कुछ। तो पिताजी को ले गए, घर ले गए। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे कल्पना में, मतलब अशफाक साहब ऐसे थे जैसे, मतलब क्या बताएं, कि जैसे हमारे पिता हज करने गए थे, और हज करने गए तो वहां प्रॉफिट ही मिल गए, और वो उनके घर गए। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फिर बहुत साल बाद मुझे स्कूल चलाने की जिम्मेदारी दी गई।
तो उस स्कूल में 4 वो जो हाउस होते हैं ना, टैगोर हाउस, सुभाष हाउस, गांधी हाउस, स्टैंडर्ड। तो मैंने सोचा मैं उसे बदल देता हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद हाउस और भगत सिंह हाउस और दुर्गा भाभी और चौथा अशफाक। तो मैं डर गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत कमजोरी मुझ में। मुझे लगा यार माहौल ठीक नहीं है और लोग रेजिस्ट करेंगे और बोलेंगे हमें इस हाउस में क्यों डाला गया, ये डाला गया। तो मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। मैं अपने फादर के पास गया, मैंने कहा सर ये नाम रखना जरूरी है क्या, अशफाक? तो उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने कहा जी थोड़ा सा ना मतलब बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ, बिजनेस मैंने शब्द इस्तेमाल किया। तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि ऐसा है, याद रखना आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा देशभक्त अगर कोई था तो वो शहीद अशफाक था। मैं नहीं जानता हूँ मेरे बाप ने सही बात कही कि नहीं कही, लेकिन ऐसा मैंने सुना अपने बुजुर्गों से। और अगर आपको इसमें कोई संदेह हो तो आजादी के आंदोलन से जरा उनका नाम मिटा के देखें, फिर देखें आजादी का आंदोलन आपको कैसा नजर आता है। धन्यवाद। जी जितेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष सर की तरफ बढ़ते हैं। मनीष सर, कुछ आखिरी शब्द आप अपने तरफ से जोड़ना चाहें? मनीष सर, आप हैं वहाँ पे? शायद कोई प्रॉब्लम है। संजय सर, आप अगर बोलने की स्थिति में हो तो कुछ आखिरी शब्द आप अपने तरफ से जोड़ें। नहीं तारिक, इन इन बातों पे आखिरी शब्द कही नहीं जा सकती। ये गुस्ताखी मैं करने वाला नहीं। नहीं नहीं सर, आज के कमरे पे कुछ। और जहां तक जो मुझे मेरी समझ थी, मैंने आपके साथ शेयर किया कि अ, आप नहीं भूल पाएंगे अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अ, अ, ये जितने भी लोग थे, एक खास तरह के लोगों को अगर आप छोड़ दें, ये सभी लोग ये एक ऐसे आंदोलन को बनाना चाहते थे जिसमें सबों की हिस्सेदारी हो। ठीक है ना? सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, इन सब की हिस्सेदारी हो। ये सभी लोग चाहते थे, कुछ व्यक्ति विशेष को छोड़ करके। तो मैं आपसे सिर्फ, मैंने पहले भी यही कहा, मैं अभी भी यही कह रहा हूं, क्योंकि वो सभी लोग समझते थे कि सबों के मिलने से ही देश बनता है। ये राष्ट्र जिसको हम बोलते हैं, वो सबों के एक होने से बनता है, और उनका एक होना जरूरी था। और जब जब ये जरूरत महसूस हुई, लोग इकट्ठे हुए। आप आप ये और इसके अलावा जो एक चीज मैंने आपसे कहा था, मैं उसको वापस दोहराता। एक बहुत लंबा पीरियड आजादी की लड़ाई के बीच में आता है, करीब 8-9 साल, जब कोई डोमिनेंट जो है एक नेशनल मूवमेंट नहीं चल रहा होता। उस पूरे पीरियड में अगर कुछ चल रहा था तो यही क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, और यही वो लोग थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। जो इसको नहीं मानना चाहते हैं, उन्हें इतिहास की कोई समझ नहीं। जब इस देश के लोग
एक नए तरीके की खोज में थे, एक सकारात्मक तरीका इन लोगों ने दिया, एक नई सोच दी, जिससे कि हमारा जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, वो बहुत और भी विस्तृत हुआ, वो रिच हुआ। उस इनरिचमेंट के लिए आप कितना भी इनको अगर आप याद करेंगे, वो कम है। आप भूल ही नहीं सकते, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप भूल ही नहीं सकते, आप ये गलती नहीं कर सकते। तो यही बात है जो मैं न जाने कितने तरीके से आपसे कह रहा हूँ। जिस दिन भूलेंगे, आप वो सारी चीज़ें भूल जाएँगे। तो अगर अगर इस इस संस्कृति को बचाए रखना है, इस देश को बचाए रखना है, तो आभार तो प्रकट करते ही रहिए, लेकिन वो आभार प्रकट करना जो है, उसका सबसे सही तरीका ये होगा कि आप कभी भूलने का भी प्रयास न करिए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसको आप जो बोलेंगे ना कि उसे शब्दों में कोई बयान कर दे, तो मुश्किल है। परंपराओं को बनाना इतना आसान नहीं होता है। इन लोगों ने एक परंपरा बनाया, जो अभी तक चल रहा है ना? आप जो 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 हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी जो आप देखते हैं, जो इतिहास में पढ़ते हैं, जो समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, और जहाँ से भी कहीं आपको अगर आप देखते हैं लोगों को कि जो लोगों से जुड़े हुए सवाल जो लोग उठाते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, उन सबों की वो कोई भी किसी भी सूरत में आप उनसे जब भी ये बात करेंगे, इन लोगों को नहीं भूल सकते, अशफाकुल्लाह खां को नहीं भूल सकते। अगर वो ये भूलते हैं, तो उनका सरोकार नकली है, फेक। बस इतना ही। मैं आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मतलब अब मुझे खुद पे तरस आ रहा है, सो मैं शांत हो जाना चाहूँगा। जी जितेंद्र सर, आप ऊपर आए, कुछ कहना था। जी मैं मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका। मैं एक चीज सोच रहा था यार, अशफाक साहब 27 साल की उम्र में शहीद हुए, भगत सिंह 23, आजाद जी मैं जानता नहीं हूँ। ये वो दौर था जब किसी ने फोटो खींच ली, नहीं खींच ली, आप मैं हम सोशल मीडिया पे ना हम सब भांति भांति की डीपी खींचते हैं। आपने इतने हैंडसम लोग देखे हैं कभी? इतने हैंडसम, है ना? भगत सिंह जैसा आदमी, वो फेल्ट हैट में, बिना पगड़ी वाली जोड़ी में, वो चंद्रशेखर आजाद धोती में, अशफाक, तस्वीर देखी आपने? तस्वीर देखी आपने? आपने ये नौजवान देखे हैं? कैसे कैसे नौजवान शहीद हुए हैं। आप में 1000 फोटो खींचेंगे, उनमें से 3 ढंग की नहीं मिलेंगी, फिर हम इधर उधर की कोई पेंटिंग लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे। आपने ये लोग देखे हैं कैसे कैसे लोग शहीद हुए हैं? ये जिंदगी जीना चाहते तो क्या जिंदगी जी सकते थे। कितने खूबसूरत नौजवान। अच्छा, सिर्फ नौजवान नहीं है, आप दुर्गा भाभी की फोटो देख लें, आप औरों की फोटो देख, आपने ये लोग देखे हैं? आप जरा इनकी तस्वीर देखें सिर्फ, और सोचें हमारी सांसों पे कितना कर्ज है इनका। मैं पिछले 1 घंटे से अशफाकुल्ला खान की फोटो देखे जा रहा हूँ। सचिन भाई ने लगा भी रखी है। मतलब ऐसे लोग थे, शहीद हुए, किस लिए? किस लिए? इस देश के लिए जो हम जी रहे हैं, जिसमें मतलब ये बकवास हो रही है। हाँ,
मतलब just I mean, you know what I'm saying. I mean, क्या किया इतिहास ने? मतलब सबसे खूबसूरत नौजवान खोज के शहीद किए क्या? मतलब कैसे कैसे नौजवान है? आप भगत सिंह की फोटो देखें, बसमिल की फोटो देखें, चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखें, अशफाक की फोटो देखें। ये लोग अपनी जिंदगी जी नहीं सकते थे क्या? इन्हें इन्हें मदिरा, मांस और यौन सुख ये पसंद नहीं थे क्या? ये क्या हमारी एनसीईआरटी की किताबें एक पैरा बनने के लिए पैदा हुए थे क्या? लेट्स रिमेम्बर देम. To remember them is to be alive. बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सर। शंभू भाई ने चैट में लिखा है, काकोरी कांड में अशफाकुल्ला का राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी जी, आजाद जी, रामकृष्ण खत्री के साथ हमारे नाना जी के भाई जंग बहादुर पटवा जी भी थे। काकोरी कांड में वो गिरफ्तार हुए थे और 1950 में युवा अवस्था में बाराबंकी जेल में उनकी मौत हुई थी। तो ये जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शंभू भाई, और उनको भी हम नमन करते हैं। तो आप ऊपर आ गए तो आप अपने से अगर कुछ जोड़ सकें, कुछ स्मृतियां आपके पास हो आपके नाना के घर के तरफ से, तो जोड़े। नमस्कार सभी लोगों को। नहीं, मैंने नाना से बहुत इन सब, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, उसके बाद राम प्रसाद राजेंद्र लहरी जी की, उनकी कहानियां मैंने बचपन से बहुत सुनी है। वो मतलब कहते थे कि हम लोग के यहाँ पे आते भी थे, बैठते थे, प्लाने होती थी, क्या क्या मतलब अब उतना याद नहीं है, लेकिन कहानियां ऐसी ऐसी होती थी कि काकोरी कांड के बाद जब राम प्रसाद बिस्मिल जी, विजय बहादुर, उसके बाद एक मुझे कुछ लोग थे वो वहां से जब ट्रेन लूटी गई, ट्रेन लूटने के बाद वो लोग कुछ दिन मतलब बिहार के सोनपुर में वो लोग रहे। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, काफी मतलब छुपने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी हुई है अपने नाना जी से, और खैर वो अब तो नहीं रहे। तो और क्या मैं बताऊं उन लोगों की बात, उन लोगों की कहानियां, कहानियों से सिर्फ आप एक शिक्षा ले सकते हैं कि देश के लिए उन्होंने कैसे अपने प्राणों की बलिदान दिया, अपने प्राणों की मतलब हंसते हंसते आहुति दे दी। कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं, उनको सिर्फ मतलब चिंता थी कि हम सिर्फ हमारा देश, कैसे हमारा देश बचे, इन अंग्रेजों की चुंगल से कैसे मुक्त हो हमारा देश। हमारे देश में सभी लोग आ जाते हैं, मतलब देश की चिंता होना हमारे भारत के हर नागरिक की मतलब चिंता। ये कुछ लोग जो थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, लहरी जी, बहुत ऐसे मतलब क्रांतिकारी हैं जिनको मतलब हम लोग मतलब पहचानते भी नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि योगेश चंद्र चटर्जी जी, प्रेम शुक्ला खन्ना जी, मुकुंदी लाल जी, विष्णु शरण दुस्बिल जी, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी, उसके बाद मंथन नाथ गुप्त जी, राजकुमार सिन्हा जी, ठाकुर रोशन जी, ये लोग कहाँ कोई नाम इन लोगों का जानता है? इन लोगों का सब लोग भूल गए हैं इनका नाम। इन्होंने ऐसा योगदान दिया है देश के लिए, ऐसा मतलब इन्होंने किया है। अगर सही में जितेंद्र सर यहाँ से चले गए, नीचे चले गए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम 20 लोगों का नाम अगर निकाल देते हैं तो बचता कोई नहीं है। इन लोगों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता, जो देश के लिए प्रति इन्होंने योगदान दिया है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। हमेशा पूजनीय रहेंगे ये लोग, हमेशा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
संजय सर, एक प्रश्न था आपके लिए। माफी चाहूंगा, आपको बार बार मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये तरु जी का सवाल है कि इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए संजय सर। और सर, इसमें एक और सवाल मैं अपने तरफ से जोड़ दे रहा हूँ कि सर, जब काकोरी की बात होती है तो काकोरी डकैती कांड बोला जाता है। तो मतलब डकैती करने वाले डकैत होते हैं। तो ये मतलब अब भी इतिहास मतलब इस तरह से है कि इनको डकैत बोला जाए। मतलब इसमें क्यों नहीं सुधार हुआ? एक मतलब इतिहास के जानकार के तौर पे आप इस पे क्या बोलेंगे सर? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ, क्योंकि वो आसान है। जो तरू जी का सवाल है वो थोड़ा मुश्किल है। मगर मैं उसके बारे में भी आपसे कुछ डिस्कशन करूं। दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए, जो अ, जो जो पॉपुलर जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जो रिवोल्ट्स हैं या रिबेलियन कहिए या पेजेंट रिवोल्ट कहिए, जो भी कहिए, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी, अ, भारत में भी और बाहर भी, जिसको हम बोलते हैं सोशल बैंडिटरी। हाँ, वो जो डकैती जो कहते हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, उसको ही, उस नाम को ही, उस नाम को जो जो नॉमेनक्लेचर है, उसको ही उसका मीनिंग बदल देते हैं, है ना? जो और उसको एक, उसमें कैटेगरी के तौर पर ये भी एक हमारे विरोध का एक तरीका है ना? ये जो इसको ये तो नाम से बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इस तरह के पॉपुलर मूवमेंट्स के। तो जो जो अ, जो भाषा इस्तेमाल करती है अथॉरिटी, है ना, जैसे यहाँ पे कॉलोनियलिज्म जो भाषा इस्तेमाल करती है, उस भाषा को के मायने बदल देते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं, तो खास करके जब इतिहास पढ़ने वाले जो लोग हैं, जब उसको पढ़ते हैं, तो उसका वही मायने निकालते हैं, सोशल बैंडिटरी। ये एक रिवोल्ट का एक तरीका है, ये विद्रोह का एक तरीका है, विरोध का एक तरीका है। क्योंकि कॉलोनियलिज्म का की जो सबसे जो जो पहला जो मकसद है वो क्या है? वो जो कॉलोनीज को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर। कॉलोनियलिज्म तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो ये एक अटैक है उसके ऊपर। ये सोशल बैंडिटरी जो ये जो इस्तेमाल होता है, वो इसीलिए इसको इस्तेमाल होता है कि बैंडिटरी इटसेल्फ बिकम्स अ मूवमेंट। ये वो डकैती नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो ये पूरा मायने बदल जाता है उसका। तो उसको उस तरह से देखना चाहिए। खैर, और जो दूसरा प्रश्न है कि ये इन परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो सबसे जो महत्वपूर्ण, ये परंपराएं क्यों जीवित रहती हैं? क्योंकि उन परंपराओं में हमारा कन्विक्शन है। अगर हम ये कन्विक्शन बरकरार रखते हैं तो ये परंपराएं आगे बढ़ती हैं। अगर हम इन कन्विक्शंस को और आगे के जनरेशन तक पहुंचाते हैं तो ये परंपराएं आगे बढ़ती हैं। और बीच बीच में अगर एग्जाम्पल सेट करते हैं तो ये परंपराएं और भी ज्यादा मजबूत होती हैं और उसकी उसकी लाइफ बढ़ती चली जाती है। तो एक लेवल तो ये है कि हम खुद कन्विंस हैं या नहीं। तो हम खुद कन्विंस हैं अगर, तो ये परंपराएं जीवित हैं, ये आगे बढ़ेंगी। ये एक एक समझ ये होता है। और दूसरा होता है, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल्स, कि यू टेक इट फॉरवर्ड थ्रू एग्जाम्पल्स, बाय सेटिंग एग्जाम्पल्स, कि आप खुद उन परंपराओं को प्रैक्टिस करते हैं। और इसके कई तरीके हो सकते हैं।
बदले हुए परिवेश में इसको आप बहुत अलग-अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और जब आप उसको व्यक्त करते हैं पब्लिक एरेना में, जब लोगों के बीच में जाकर के अलग-अलग माध्यम से, तो ये परंपराएं और आगे चलती। और जैसे जैसे आप कहीं पर कुछ एक जुलूस निकालते हैं या कहीं आप कोई सिट इन करते हैं, धरना करते हैं, कहीं कोई प्रदर्शन करते हैं, ये इन्हीं परंपराओं को आगे ले जाने की बात है। और आप जितनी ईमानदारी से ये सारे काम करते हैं, आप उतनी ईमानदारी से इन परंपराओं को आगे ले जाते हैं। उन आइडियाज को अब जब आप इसको कहीं चाहे परिवेश जितने ही बदल जाए, एकता की जरूरत तो होगी ना। सभी वर्गों के एक साथ आने की जरूरत तो होगी। सभी समुदायों को एक साथ आने की जरूरत होगी। तो आपके एग्जाम्पल्स जो आप सेट कर रहे हैं, उनमें ये सारी चीजें दिखनी भी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। आपका के अंदर का कन्विक्शन वो चीज अपने आप स्टैब्लिश करता है। तो इसीलिए ये एक तरीका है जो अक्सर हाँ, जो बड़े-बड़े जो इन्होंने समय के नब्ज को पकड़ा इतिहास में और उन्होंने एक नई दिशा दी समय को, तो ये बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ 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 बातें हैं, बाकी इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर तो पूरा डिस्कशन हुआ करता है। क्या भगत सिंह और उनके साथी ये डिस्कशन नहीं करते थे? क्या उनके संस्मरण में इनका जिक्र नहीं है? ये होता है। क्यों? जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये काम करती हैं। तो ये अलग-अलग तरीका है। मेरे अंदाज से आई हैव ट्राइड टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। बाकी जी सर, शुक्रिया सर। अंशुमन भाई, कमरा समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप कुछ आखिर शब्द अपने तरफ से जोड़ें। अंशुमन भाई हैं? जी मंगेश भाई। जी नहीं तारिक भाई, मेरे ख्याल से हम हाँ कंक्लूड। जी, मैं हूँ। जी जी सॉरी आप। सॉरी। मैं ये कह रहा था कि मैं हूँ, पूरी तरीके से हूँ यहाँ। लेकिन सब कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है, और बहुत अच्छे से संजय सर ने अभी एक्सप्लेन करा। एक प्रश्न जो हमेशा से अनुत्तरित रहा है और जिसका उत्तर ढूंढ पाना भी मुश्किल है, लेकिन बड़ा हाइपोथेटिकल भी है वो, उसका उत्तर मिल पाना भी उतना ही मुश्किल है कि भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, है ना, और बाकी सारे और क्रांतिकारी जो है, जो लड़ रहे थे, क्या वो इस आज़ाद भारत के लिए लड़ रहे थे जो हमें मिला है? क्या वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जिसको हम ग्लोरीफाई करते हुए घूम रहे हैं, है ना? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो उनकी जो लड़ाई थी वो कांग्रेस से अलग क्यों थी? वो कांग्रेस की लड़ाई से अलग लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? क्यों उनका रास्ता अलग था? ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इसको पूरी तरीके से दबा दिया गया है। और मैं उस विचारधारा की ओर से ही आ रहा हूँ जहाँ से आप मुझे समझ रहे हैं कि भगत सिंह की लड़ाई कभी भी आज़ाद भारत में लोकतंत्र लाने की लड़ाई नहीं थी। और इस बारे में तो भगत सिंह बहुत क्लियर, इतना क्लियर तो शायद किसी ने बोला ही नहीं होगा कांग्रेस के बारे में, कि गोरे हाथों से सत्ता गोरे हाथों से निकलकर जो है काले हाथों में या भूरे हाथों में आ जाएगी। ये बात तो भगत सिंह ने जितनी क्लियरली कही उतनी तो शायद किसी ने भी नहीं कही। और क्रांतिकारियों की सारी लड़ाई लोकतंत्र के लिए थी ही नहीं। तो तारिक भाई, क्या हम उस पर भी बात करने के लिए राजी? हालांकि रात बहुत चुकी है, इस पर हम कई बार बात भी कर चुके हैं।
तो वो सिर्फ आज़ादी तक क्रांतिकारियों की लड़ाई को सीमित ना किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ उनकी पूरी की पूरी विचारधारा एचआरए और एचएसआरए की पूरी विचारधारा पे बात की जाए। भगत सिंह क्या पढ़ रहे हैं, भगत सिंह कहाँ से आ रहे हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसा देश चाह रहे हैं। आज़ाद भारत जब होगा तो कैसा आज़ाद भारत होगा, उनकी अपनी एक विचारधारा है जिस पर वो बहुत बात कर चुके हैं। उस पर भी क्या हम बात करने को राजी हैं, क्या हम बातें वहां तक ले जाने को राजी हैं, तो फिर आगे बात बनती है। जी। अगर मैं कुछ कहूँ मेरे ख्याल से आपकी बात सही है अंशुमान, और हमें वहाँ बात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आज चूंकि व्यक्ति विशेष की बात हो रही है तो हम व्यक्ति विशेष तक सीमित रहते हैं। हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि हम एचएसआरए की किसी दिन को लेकर, वो कोई सा भी एक ऑस्पिशियस डे फॉर एचएसआरए हो, एचआरए हो, उस दिन लेकर एचएसआरए का थॉट समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ इस बात को थोड़ा तवील ले जाते हैं, थोड़ा तफसील से बात कर सकते हैं वहाँ। आज तो मेरे ख्याल से अशफाक पर बात हो रही है, तो लगभग बात हो चुकी है, तो तिरोहित कर सकते हैं आज के कमरे में, ऐसा मेरा मानना। बाकी जैसा लोग बोल। हाँ जी, मनीष भाई बिल्कुल सहमत हूँ। बस बात यह है कि एचएसआरए की जो बात है वहां तक हम लोग भी पहुंचे और उस पर भी किसी और दिन, आज नहीं, आज वो दिन है ही नहीं। मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे। आज सिर्फ अशफाक साहब पर बात हो रही है, लेकिन वो दिशा जो है एचएसआरए की, वहां तक पर भी किसी और दिन बात हो, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ और ऐसा हम सब का प्रयास रहेगा। मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं। जी सर, प्लीज। अंशुमन, आपके सवाल महत्वपूर्ण है। अप्रोप्रिएट भी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, उस सवाल के का जवाब तो फिर किसी और दिन तय करेंगे, मनीष जी ने जैसा कहा। पर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि पहला जो स्टेज जो होगा वो क्या होगा, कभी इसके बारे में सोचिएगा। हाँ? तो बात ये है कि एक स्टेज है पॉलिटिक्स का, नेशनल मूवमेंट में जिसकी बात हो रही है, और वो जो स्टेज है वो कुछ लोगों के न रहने की वजह से एक जगह पे रुकता है। उसमें एक, मैं फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, पर एक लॉन्ग पॉज तो है। और वो जो कुछ भी स्थापित करना चाहते थे, ये जो जिस विचारधारा की बात आप कर रहे हैं इशारों में, उस विचारधारा के इतिहास लेखन की एक समस्या रही है। हम लोग वहीं से ट्रेडिशन से आते हैं, इसलिए हमें मालूम है। और वो ये रही है कि अ, जिस भी चीज की स्थापना चाहते थे, जैसी भी समाज वो चाहते थे, वो कॉलोनियलिज्म के रहते रहते तो नहीं आ सकता था। तो एटलीस्ट जो एक स्टेज है कॉलोनियलिज्म के खत को डिफीट करने, वहां तक के इतिहास को तो एक स्टेज में समझना पड़ेगा। अगर हम उसी विचारधारा की दृष्टि से भी सोचें, तो उसी विचारधारा की वो लाइन जिसको कि भारत में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, वो भी उस फर्स्ट स्टेज की बात करता है। और अगर वो फर्स्ट स्टेज ना हो तो आगे के स्टेजेस बहुत मुश्किल हैं।
किसी भी तरह की समानता स्वतंत्रता के बगैर संभव नहीं है। स्वतंत्रता के इस मतलब को समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है कि इट इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। ठीक है ना? जितने भी इनेबलिंग प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो समानता लाएंगे ऐसा नहीं है। पहले वो स्वतंत्रता लाएंगे उन लोगों के लिए। किन चीजों से स्वतंत्रता लाएंगे, ये समझने की जरूरत है, और तब हम समानता की तरफ जाएंगे। इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। मैं इससे ज्यादा फिलहाल, ये मेरा अपना जो छोटा सा एक अनुभव है टीचिंग कैरियर का, मैं बस उसके बारे में आपसे कुछ ये से कहना, क्योंकि विचारधाराएं विचारधाराएं इतिहास नहीं बनाती, इतिहास से विचारधाराएं निकलती। इस समझ को भी साथ में लेके चलना। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर। और हमने हमारे राग के कमरों में हमेशा या जब हमने क्रांति कारकों के बारे में बात की थी, तब हमने एचआरए और एचएसआरए के बारे में भी बात की थी। और हाँ, बिल्कुल जिक्र होना चाहिए। राग इसीलिए जाना जाता है कि हम यहाँ पर हर उस चीज के बारे में बात करें जो हिस्टोरिकली कही गई है, और उसे उसी तरीके से रखें, उसका क्रिटिसिज्म भी हो, उसके बारे में बात भी हो। और बिल्कुल जब भी एचआरए और एचएसआरए के कोई ऐसे दिन आएंगे, उस वक्त राग बिल्कुल ये अपनी कोशिश रखेगा कि हम उसके ऊपर बात करें। और जैसे कि आज हम शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब को याद कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में ही बात करें तो यहाँ तक ठीक रहेगा। और हम बिल्कुल करेंगे अंशुल भाई, और हम इसके बारे में और ज्यादा बात बिल्कुल करेंगे। तो सचिन भाई, आप अगर हैं तो आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि आप कुछ व्यस्त हैं तो। और जितेंद्र सर आपसे भी जी। जी, मैं थोड़ी सी ना अनकंफर्टेबल बात चाह रहा था करना। अगर ये जो शहीद हुए जिनके नाम अशफाक उल्लाह खां है, अगर इनका नाम राज सिंह बत्रा होता, हम इनको याद करते। अब समझ रहे हैं मैं सर क्या? हम, जी जी सर, और हम बिल्कुल याद करते हैं। हम बिल्कुल क्यों याद करते करते हैं, क्योंकि क्यों करते? हमें याद करना भी चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो मुझे सभी एक लोग हमारे बात लिए बताइए मंगेश भाई। नहीं, मंगेश भाई मुझे बताइए, राज सिंह बत्रा पे उस तरह के ऐतिहासिक प्रश्न खड़े हुए होते जो अशफाक उल्लाह खां पर खड़े हैं। सर वो तो प्रश्न पूछने वाले वो जो नहीं सर, जाहिर लोग हैं वही बोल रहे हैं। मैं यहाँ एक बात आज महसूस कर रहा हूँ। जाति को लेकर जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बगावत की, है ना? क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यार सारी बात होती जा रही है, लेकिन जाति को लेकर फिर भी एक तरह का वो है। उसी तरह धर्म को लेकर हमारे यहाँ एक तरह का इतिहास रचा गया है, और अशफाक साहब जो हैं वो उस इतिहास के विरुद्ध सत्य की धुरी हैं। उन्हें न केवल एक व्यक्ति के तौर पे याद किया जाना चाहिए, उन्हें एक ऐतिहासिक धुरी के तौर पे याद किया जाना चाहिए। वो हमारे प्लूरलिज्म की निशानी है। उनको अपने समय में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, और इसलिए मैं उस शहीद को याद करता हूं। उन्होंने शहादत दी, वो अपनी जगह है। उन्होंने हमारे प्लूरलिज्म को बचाए रखा। ये दोहरा नमन है ना मंगेश भाई? बस इतना ही कहना था। जी सर, जी बहुत बहुत मंगेश शुक्रिया। तारिक भाई, अगर आप चाहें तो हम इस रूम को। बिल्कुल बिल्कुल मंगेश भाई, आप रूम क्लोज करें, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ। मैं मेरी आवाज़ आ रही है?
तक? जी जी सचिन भाई। ठीक है, तो एक चूंकि बात क्लोजिंग स्टेटमेंट की है, मुझे लगता है कि अ, शायद ये एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हो सकता है। अशफाक उल्लाह खान साहब का एक कोट है, मैं उसे पढ़ देता हूँ। वे कहते हैं, भारतीय भाइयों, आप कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के अनुयायी हो, परंतु आप देश हित में एक होकर योग दीजिए। आप लोग व्यर्थ में लड़ झगड़ रहे हो, सब धर्म एक है, रास्ते चाहे अलग अलग हो, परंतु लक्ष्य सबका एक ही है। फिर यह सोचकर कि 7 करोड़ मुसलमान भारतवासियों में मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ जो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ, मैं मन ही मन अभिमान का अनुभव कर रहा हूँ। अशफाक उल्लाह खान। जी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये रिसर्च एनालाइजर ग्रुप का कमरा था। शहीद अशफाक उल्लाह खां के जन्म दिवस पे उनको नमन करते हुए आप सब जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी मिलते हैं नए किसी कमरे में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तारिक, एक मिनट, जी नीचे कोई है जो शायद ऊपर आना चाहते हैं? चैट पर किसी ने लिखा है सुशांत करके कोई, नहीं, वो अगर आप जा दिखते चुके तो हैं आप सर। जा चुके, ठीक है, आप रूम में। तो चरस भी दे गए। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रूम को समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि। 3, 2, 1। This video was made possible by Creative Contents.